अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर जुहैब रहमान आपके साथ है। हम बीएससी मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 3 इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स स्टडी कर रहे हैं। आज हम इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। आइए इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करते हैं। हैवी यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल रेस्ट partly within and partly without a fixed smooth hemispherical bowl of radius r। यानी एक हैवी यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ एल है। हैवी के मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसका कोई ना कोई वेट भी होगा, और हमें कहा जा रहा है कि ये इसका कुछ हिस्सा एक हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर है और कुछ उससे बाहर है जिसका रेडियस आर है। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रा करके रखा हुआ है। ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है जी। जैसे बाउल नहीं होता किसी भी चीज़ का, सूप का बाउल है या किसी और खाने की चीज़ का, तो उस तरह का है। यानी यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल इसकी सरफेस है, ये खुला हुआ है, और ये एक हॉरिजॉन्टल बाउल है। इसको सेमी हेमिस्फेरिकल बाउल भी कहते हैं। और ये मैंने इसको फुल सर्कल की शक्ल में डॉटेड लाइन से शो भी किया हुआ है। ये एक रॉड है हमारे पास ए बी, इसका एक हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा इस बाउल के अंदर है और कुछ इससे बाहर भी है। तो यही क्वेश्चन में बताया गया था, रेस्ट पार्टली विद इन एंड पार्टली विदाउट, यानी कुछ हिस्सा अंदर है कुछ हिस्सा बाहर है, ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर। तो इसका ये सेंटर है, तो ये वाला इसका रेडियस आर होगा। ये मैं थोड़ी देर तक इसमें आर लिख दूंगा। आगे है कि द रिम ऑफ द बाउल इज हॉरिजॉन्टल। ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो रिम है इसको रिम कहते हैं। ये सरफेस इसकी हॉरिजॉन्टल है, और वन पॉइंट ऑफ द रॉड इज इन कांटेक्ट विद द रिम, और एक पॉइंट जो है वो रिम के साथ भी कांटेक्ट में है। ये वाला पॉइंट जो है वो इस रिम के साथ कांटेक्ट कर रहा है। फिर इफ थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड टू द होराइजन, शो दैट 4r cos of 2 theta is equal to l cos of theta। अगर थीटा एक एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ रॉड का, तो हमें यह रिलेशन प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर देते हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये थीटा के बराबर है। एक तो हमने ये रिलेशन प्रूव करना है, 4r cos of 2 theta is equal to l cos theta, and show also that for the rod to rest in this manner l must be greater than 2 into 6 under root r over 3। ये जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन, कि रॉड का कुछ हिस्सा हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर है और कुछ बाहर है। इस पोजीशन में रॉड को परसिस्टेंटली रेस्ट करने के लिए, स्टे करने के लिए एल की वैल्यू इस 2 into 6 under root r over 3 से ज्यादा होनी चाहिए। ये भी हमने प्रूव करना है। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इस डायग्राम ही को बनाना है। यहाँ पे आप देखें, ये फर्ज करें हमारे पास रॉड है, इसका नाम मैं रख लेता हूं ए और ये बी। यहां पर ये इन कांटेक्ट है रिम के साथ, और यहां पे इन कांटेक्ट है तकरीबन बॉटम पे बाउल की सरफेस के साथ। तो यहां पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन हमें ड्रॉ करना होगा, और यहां पर भी एक रिएक्शन ड्रॉ करना होगा, क्योंकि ये इसका वेट भी है। तो ये यहां पर भी यहाँ पर जब टच करेगा रिम के साथ, तो रिम भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और फिर यहाँ पर इसका एक सिरा इस बॉल के साथ टच कर रहा है, तो जैसे यहाँ पे वेट एक्ट करेगा तो इसके
रिएक्शन के तौर पे ये बाउल भी इसके ऊपर एक रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर भी एक रिएक्शन होगा, यहाँ पर भी एक रिएक्शन होगा, और ये वाला रिएक्शन जो है वो ऑलवेज, क्योंकि हम जानते हैं ये हमेशा सेंटर में से पास करता है, तो हम यहाँ पे रिएक्शन ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया। ये दूसरा रिएक्शन है। ठीक है जी, ये दो चीजें आ गई। और यहाँ से चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो जो इसका वेट है रॉड का, वो भी इस पॉइंट में से ही पास होना चाहिए। तो यहाँ पे हम तीसरी फोर्स भी ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास वेट W, ये आ गया जनाब। ठीक होगा जी, इनके हम थोड़ा सा डिनोट कर देते हैं। इसको हम लिख देते हैं W, ये R हो जाएगा रिएक्शन, और इसको हम S कह देते हैं। ये पॉइंट सेंटर है, तो इसको हम O से डिनोट कर देते हैं। और ये वेट जो है एक्चुअली यहाँ से ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि ये रॉड है और रॉड का ये सेंटर पॉइंट है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि रॉड यहाँ तक है, थोड़ा सा रॉड हम डिलीट कर देते हैं, कम कर देते हैं। फर्ज करें कि हमारा फाइनल रॉड जो है वो ये है। क्योंकि ये सेंटर है तो मैंने इसलिए इसको ज़रा छोटा कर दिया, और इस लाइन को भी मैं डॉटेड लाइन में शो कर देता हूं। ये क्यों मैंने शो किया? क्योंकि जो वेट होता है वो इस रॉड का है और यहां से एक्ट कर रहा है, लेकिन इसको मैंने इसके साथ इसलिए मिला दिया ताकि तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट में से, ये तीन कॉन्करेंट फोर्सेस हो गई और सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया। तो हम अब कुछ जगहों के नाम रख लेते हैं। ये ए है, ये बी है, इसको हम कह देते हैं ये सी है, इसको हम डी कह देते हैं, और इस पॉइंट को हम ई कह देते हैं। अब कुछ एंगल्स भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये तो दो सिंपल सी बातें आ गई। अब ये एंगल अगर थीटा है तो इसका अल्टरनेट एंगल यहां पर भी एंगल थीटा होगा। और चूंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हम जानते हैं कि रेडियस के साथ इन टच करने वाला कॉर्ड एक जैसा एंगल बनाता है सर्कल के अंदर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक हो गया। तो एक्चुअली ये पूरा एंगल 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ये आर है, ये भी आर है, और ये भी आर हो जाएगा। जबकि ए बी की लेंथ हमारे पास गिवन है। ए बी की लेंथ अगर एल के बराबर दी हुई है, सो दिस इंप्लाइज ए जी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये L/2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने कुछ वैल्यू ये फिगर ड्रॉ कर दी है। तो अब हम देखते हैं इस सवाल कुछ जो कुछ हमने यहाँ पे बनाया है, इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। इसको डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इसको मैं ज़रा वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि ये सारी डिटेल मैं वहाँ पे लिख सकूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने वो पूरी फिगर भी जो है वो यहाँ पे कॉपी कर दी है, और ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि कंसिडर अ रॉड ए बी ऑफ वेट W दैट मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये वाला एंगल, ये ए बी रॉड हो गया। R and S be the reactions of the hemispherical bowl on the rod, ये R और यहाँ से ये S। और हमें दिया हुआ है कि ए बी की लेंथ जो है वो L के बराबर है। तो G चूंकि इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ से वेट एक्ट कर रहा है, तो ए जी तक का डिस्टेंस जो है वो L/2 हो जाएगा। और O से A तक, O से C तक और O से D तक ये सब रेडियस गिवन है R। अब आप देखें, सिंस ये एंगल देखें आप
एंगल ये सी ए ई, ये थीटा के बराबर है। मेजरमेंट एंगल सी ए ई, दिस इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा के बराबर आ गया। तो दिस इंप्लाइज मेजरमेंट एंगल, अब यहां से ए सी ओ या ओ सी ए और ओ ए सी, ओ ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल, या ओ ए सी और ये ओ सी ए, ये दोनों भी थीटा के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि बिकॉज ओ ए और ओ सी दोनों, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और ये दोनों रेडियस हैं, यानी ये थीटा था, इसका अल्टरनेट तो ये थीटा आ ही जाएगा। और ये वाला थीटा इसलिए बना क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये कॉर्ड जो है वो जब इन दोनों को टच करेगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो सेम बनेंगे। तो ये हमने कर दिया। अब हमारे पास गौर से देखें तो तीन डिफरेंट ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ट्रायंगल है ए ई जी, दूसरी है ए ई डी, और तीसरी है ए सी डी। तीनों हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन तीनों को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी नीचे वाली ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं ए ई जी से। तो हम कहेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए ई जी, यहां से हमने ये ए ई निकालना है। तो हम लिखते हैं ए ई ओवर ये ए ई ओवर ए जी इज इक्वल टू, ये ए ई हमारे पास बेस है, ए जी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस के बराबर होती है, तो यहाँ पे चूंकि एंगल थीटा है तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज ए ई हमारे पास आ जाएगा ए जी कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज ए ई हमारे पास आ जाएगा, ए जी हमारे पास L/2 के बराबर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा L/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। और इसको हम क्या देंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं इस इक्वेशन को, इस ट्रायंगल को ए ई डी, राइट। तो इसको देखते हैं। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी, यहां से देखें ये ए ई ओवर ए डी, ए ई ओवर ए डी, ये भी उसी तरह ये ए ई ओवर ए डी, यानी ये बेस ये ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये भी कॉस बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, और ये भी थीटा, तो ये सारा इकट्ठा जब करेंगे तो 2 थीटा बन जाएगा, थीटा प्लस थीटा, ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए ई की वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो ये हो जाएगा ए डी कॉस ऑफ 2 थीटा, और यहाँ से हमारे पास ए ई की वैल्यू आ जाएगी, अब ये ए डी किसके बराबर है, ए से लेके डी तक, ए से लेके ओ तक आर है, और फिर ओ से लेके डी तक ये भी आर है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। तो टोटल क्या हो जाएगा आर प्लस आर 2r। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी की जगह पे 2r cos ऑफ 2 थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तब यहां से इक्वेशन नंबर 1 और 2 कंपेयरिंग
1 and 2। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, इधर भी ए ई इधर भी ए ई, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर दोनों बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी दोनों की बराबर होगी। तो ये हो जाएगा 2r cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू L/2 cos ऑफ थीटा। राइट हैंड साइड भी बराबर आ गई। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4r cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू L cos ऑफ थीटा। इसको अगर आप और से देखें तो इसको तो पहले तो हम लिख लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और ये हमने प्रूफ भी करना था। ठीक है जी, यही है रिजल्ट, हमने प्रूफ भी करना था कि 4r cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू L cos थीटा है। तो एक रिजल्ट तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम देखेंगे और से देखें इस डायग्राम को। ये जो रॉड है ए से बी तक, ये कुछ हम देख रहे हैं कि बाउल से बाहर निकला हुआ है। अब अगर इसको हम छोटा कर दें, किसी वजह से कम कर दें, यहां तक भी अगर हम छोटा कर दें इसे, तब भी ये यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, ये नीचे लुढ़केगा नहीं, गिरेगा नहीं, इसको सपोर्ट हासिल रहेगी। लेकिन जब ये पॉइंट सी तक आ जाएगा तो भी ये इस रॉड के रिम के ऊपर, सॉरी ये बॉल के रिम के ऊपर मौजूद रहेगा। लेकिन जैसे ही ये ए सी से इसकी लेंथ कम हो जाएगी तो ये अपनी इस रेस्ट वाली पोजीशन में नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि ये जैसे ही इसकी लेंथ जो है, अगर इसकी लेंथ को हम कम करते जाएं तो जैसे ही इसकी लेंथ ए सी से कम होगी तो ये रेस्ट वाली पोजीशन में नहीं रहेगा, बल्कि ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कम से कम लेंथ जो है वो ए सी होनी चाहिए, इसकी कम से कम लेंथ ए सी होनी चाहिए, इसको इक्विलिब्रियम में या रेस्ट की हालत में रखने के लिए। तो ये अब हम यहाँ पे लिखते हैं अगला रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए कि द लीस्ट या द मिनिमम लेंथ of the rod to remain in rest, to remain in rest in this manner is AD, सॉरी AC। यहां से ए से सी तक इसकी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए, अदरवाइज इससे भी अगर ये कम हुआ तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। Therefore in this case, अब इस केस में हम क्या लेते हैं, वी टेक ए सी की लेंथ हम एल के बराबर ले लेते हैं। ठीक है जी, ए सी की लेंथ हमने अब वो कर ली है, एल के बराबर ले ली है। नाउ अब तीसरी ट्रायंगल मैंने आपको बताया था। नाउ फ्रॉम, मैं अब यहाँ से इस डायग्राम को ज़रा कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ ताकि हमें आसानी रहे और हमें बार बार इसको स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े। तो मैं इस डायग्राम को कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ। तो इसको मैं यहाँ ले आया पहले, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया और थोड़ा सा इसका साइज भी छोटा कर दिया
क्योंकि हमें इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि तीसरी भी एक डायग्राम मौजूद है, और वो डायग्राम है फिर ट्रायंगल मौजूद है, और वो है ये ए, यहाँ पे सी है, ए सी डी, और यहाँ पे एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल या नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी ओवर ए डी, ए सी ओवर ए डी, ये किसके बराबर आ जाएगा, और से देखें, ये ए सी ओवर ए डी, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये भी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है यहाँ पे थीटा बन रहा है। तो अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अब इसकी हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी की वैल्यू, ए सी इज इक्वल टू ए डी cos of theta. So this implies AC हमारे पास आ जाएगा AD, AD किसके बराबर है, और से देखें फिर ऊपर, ये A से D तक R प्लस R 2R के बराबर है, और AC जो है वो हमने अभी ये L के बराबर लिया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये AC जो है वो L के बराबर आ गया, AD हमारे पास 2R के बराबर है, और cos ऑफ थीटा इसके साथ ही रहेगा। तो L इज इक्वल टू 2R cos ऑफ थीटा हो गया। हम दोनों साइड पे अगर cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये बन गया L cos थीटा इज इक्वल टू 2R इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ हमने cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन को आप कह दें दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 इनको कंपेयर करें। कंपेयरिंग 3 and 4 we get क्या होगा, ये L cos थीटा 2R cos स्क्वायर थीटा के बराबर है, और यहाँ पे L cos थीटा 4R cos ऑफ 2 थीटा के बराबर है। तो L cos थीटा दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब है ये दो साइड भी आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4R cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2R इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें, दिस इंप्लाइज 4R cos 2 थीटा, हम इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स को 2R, नहीं यहाँ पे हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सिर्फ 2R से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स को। इधर भी 2R cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2R हमने किया। सो देयरफॉर हमारे पास R से R कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी, 4 भी एक दफ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2R cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज 2R cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, बिकॉज cos ऑफ 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज 2R, हमने चूंकि इधर भी cos स्क्वायर थीटा है तो इसको भी cos स्क्वायर में चेंज कर देते हैं,
तो ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह रहा, माइनस इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमेशा 1 के बराबर होता है। So therefore this implies 2r, सॉरी यहाँ पे ये r जो है वो तो r से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 रह जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 रह जाएगा, r खत्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 2 2। ठीक है जी, तो अब यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और इसको भी मैं इक्वेशन के इस तरफ ले आऊं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से इस 2 को उठा के उधर ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी रह गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 में से एक चला जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज कॉस थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। देयरफॉर कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा 2/3 इस सारे का अंडर रूट। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 में इसको अगर हम पुट कर दें, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 4 किधर है, ये एल कॉस थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। इसका नाम एक्चुअली 4 होना चाहिए था, हमने किसी और पर्पज के लिए इसका नाम 4 कर दिया था, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इस कॉस थीटा की जगह पे ये 2/3 अंडर रूट की वैल्यू, एल इज इक्वल टू 2r कॉस थीटा, ये याद रखें, एल इज इक्वल टू 2r कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं एल इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, एल इज इक्वल टू 2r कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम 2r वैसे रहा और इस कॉस थीटा की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2/3 अंडर रूट। दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू 2r इंटू 2 अंडर रूट अलग कर दिया हमने और 3 अंडर रूट अलग कर दिया हमने। अब 3 अंडर रूट से हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और इसी से भी डिवाइड कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू, अब ये 2 कैसे रहा, 2 अंडर रूट और 3 अंडर रूट इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 6 अंडर रूट, साथ में ये आ गया R डिवाइडेड बाय ये 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट, तो 3 स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 3। और स्टूडेंट ये वो रिजल्ट है जिस तक हमने पहुंचना था। तो देयरफॉर फॉर इक्विलिब्रियम एल की वैल्यू जो है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर कम हो गई तो एल जो है वो लुढ़क जाएगा, नीचे गिर जाएगा।
रॉड जो है, और ये हमने प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया है तो अपनी आराम से मुझे ज़रूर मुतले कीजिएगा, जो मेरे लिए यकीनन बहुत मशरेरा होती हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।